हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा लेवल की बातें बताऊंगा। बुक में थोड़ी थोड़ी बातें आपकी लिखी हुई ज़रूर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ कि ये चीज़ें आई कहाँ से, बनी कैसे। लेकिन मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि रजिस्टर आपको अलग बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें डिफरेंट और एक्स्ट्रा अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, आगे जो एक क्या मतलब क्वेश्चन आंसर जब सोल्व करेंगे तब क्वेश्चन आंसर के अंदर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा आएगी। तो कर्क रेखा कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में बुक में नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात ये भी लिखा, एक क्वेश्चन आपकी बुक में और स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में ही है, पहले चैप्टर के पहले ही पेज में लिखा हुआ है कि जो भारत है वो कहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, मतलब ट्रॉपिकल जोन में है, और टेम्परेट जोन में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पर क्या है, इसलिए इस डायग्राम को ऐसा का ऐसा आपको बनाना है और समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत टॉप लेवल की बातें अपन करने वाले हैं। तो देखो ये अपन बात करते हैं वर्ल्ड की, संसार की, इसके अंदर इंडिया की बात की जाती है। तो डायग्राम आपको ऐसा बनाना है, ये आपको पता है 90 डिग्री नॉर्थ, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बता दिया, यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, एन का मतलब नॉर्थ का मतलब उत्तरी, 90 डिग्री साउथ का मतलब दक्षिण ध्रुव। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, बस। ठीक है, ये अपना ईस्ट और ये वेस्ट है। तो अब यहाँ पर ये जो 0 डिग्री की लाइन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी, ये देखो 0 डिग्री लाइन इक्वेटर है ना, विषुवत वृत्त, और इसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, इस पूरे क्षेत्र को विषुवत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ऐसे ये क्या है अपना मान लेते हैं ना, विषुवत क्षेत्र है, इक्वेटर एरिया है पूरा, कौन सा, 5 डिग्री और 5 डिग्री। ठीक है, ये विषुवत क्षेत्र हो गया, इक्वेटर एरिया हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझनी है, मैंने आपको भारत के बारे में बताया था कि भारत जो इंडिया है, शॉर्ट में बता दूं आपको कि ये जैसे अपना इंडिया, ठीक है, तो अपन यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट, बताया था ना 8 4, और यहाँ पर 37 6, याद है सबको, सबको याद होगा ये चीज़। तो हमारी इस वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर अपन लोकेट, कहाँ लोकेशन है हमारी, तो हमने अगर देखा लगभग 5 से ऊपर, क्योंकि ये तो इमेजिन किया हुआ डायग्राम है, तो 5 से ऊपर का मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ से अपन शुरू हो जाते हैं, लगभग 8 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से लेके 37.5 ऊपर तक, लगभग जैसे यहाँ या इस करीब यहाँ तक अपन, हमारा भारत यहाँ पर आ जाता है, इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इंडिया आ जाता है। बात समझ में आ गई, पूरी बात को ध्यान से समझनी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, 8 4 नीचे नॉर्थ, नीचे वाला सिरा, और ये ऊपर वाला सिरा। ठीक है, यहाँ पर हम हैं, ये हमारा इंडिया है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो भारत है वो जो भारत का नदर्न पार्ट है, मतलब देखो ये जो इंडिया हुआ तो ऊपरी ऊपरी सिरा ये, नीचे वाला ये, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो नॉर्थ के अंदर अपन ने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिखा हुआ है ना, कि भारत उत्तर में, उत्तर का जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि भारत जो नदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक टेम्परेट जोन है, और इसके जो नीचे सदर्न पार्ट है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि वो ट्रॉपिकल जोन है। तो आज समझ में आ गया आपके कि इस अकॉर्डिंग अपन कहाँ पर है। तो ये जो यहाँ से लेके जो ऊपर का 23.5 डिग्री तक का एरिया होता है, ये होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें जो भी कंट्री आएगी वो उसी हिसाब से होगी। इसके ऊपर यानी कि यहाँ तक ऐसा मान लो कि यहाँ तक 66.5 तक का एरिया, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 66.5, ये टेम्परेट जोन। और ये जो 66.5 डिग्री का जो आर्कटिक वृत्त कहलाता है, ये आर्कटिक सर्कल, ये जो आर्कटिक सर्कल है ये है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि कोल्ड ट्रॉपिकल जोन। हालांकि ये आपके नहीं, आपके 2 ही बातें लिखी हुई बुक में, लेकिन वो भी आपको नॉलेज के लिए लिखनी है। वो ऊपर का एरिया हो गया कोल्ड ट्रॉपिकल जोन, ये हमारा भारत हो गया। समझ आ गई ना। तो भारत का ऊपरी ऊपर का सिरा, ऊपरी ऊपर का मुंह, वो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जो नॉर्थ कहलाता है, जो उत्तर कहलाता है, उत्तर में हमारा टेम्परेट जोन है, और नीचे जो दक्षिण है, जो सदर्न पार्ट है, साउथ सदर्न पार्ट है, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, और ये जो 23.5 डिग्री की जो लाइन होती है, आज याद कर लेना, 23.5 डिग्री की रेखा, भाई ऊपर 0 से ऊपर नॉर्थ है, 0 से नीचे साउथ है, तो 23.5 डिग्री ऊपर वाली जो नॉर्थ वाली है वो तो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जो साउथ में वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, ये एस का मतलब दक्षिण है, हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहिए ना, वैसे साउथ और नॉर्थ लिखा जाता है, और एन का मतलब उत्तर है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तर। तो 23.5 डिग्री उत्तर वाली तो कहलाती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण वो कहलाती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस चीज़ को याद करना है। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, बस इतनी सी बातें होती है बहुत खास। अब मेरी बात सुनो, एक अगर आप और ज़्यादा इधर से थोड़ी बातें और बताऊँ, ये इलाका गर्म होता है, ये जो पोर्शन है यहाँ गर्मी ज़्यादा है,
उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन है, और इसके जो ऊपर पोर्शन ठीक ठाक है, शीत प्लस उष्ण दोनों मिला के शीतोष्ण टेम्परेट जोन है, और ये ठंडा इलाका, कोल्ड शीत बर्फीला इलाका है। ठीक है, ये चीज़ अपन को दिमाग में बिठा लेनी है। क्यों है? क्योंकि ये सनलाइट, ये सूर्य, ठीक है, मैंने सूर्य भगवान बनाए हैं, ये यहाँ सबसे ज़्यादा हीट देते हैं, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है, तो यहाँ इस इलाके में गर्मी ज़्यादा है। ऊपर जो जाएंगे थोड़ी कम होगी, नीचे भी थोड़ी कम होगी, लेकिन अपन को नीचे के पोर्शन नहीं स्टडी करनी है, सिर्फ इसकी करनी है, क्योंकि इंडिया कहाँ पर है वो आज आपको पता चल गया अच्छे से। अब अगर आप चाहते हो तो एक स्टेप और बता दूं, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, कि जो एक कर्क रेखा है ये लगभग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना 23.5 डिग्री, ये लगभग भारत के बीचों बीच से होकर जाती है लगभग, यानी कि भारत के 8 राज्यों, कितने 8 स्टेट्स से हैं ये जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं, निकलती हैं। कर्क रेखा का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो निकलते नहीं, ये तो नीचे हैं, तो ध्यान रखना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, भारत के 8 राज्य जिससे 23.5 डिग्री वाली लाइन इधर से निकलती है, तो गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये सब सारी लाइन आ जाती है। तो अगर आप लिखना चाहो, और ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कितने स्टेट से गुजरती है, तो आपने कहा 8 राज्यों से, 8 स्टेट से तो गुजरती है, लेकिन लाइन क्रम वाइज सीक्वेंस से जमाना है उसको, ऐसे ऑप्शन में आता है, मतलब उसको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने के लिए एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, या फिर उधर से उल्टे जमा लेगा, लेकिन लाइन वाइज याद होना चाहिए। ऐसे मैप जब इंडिया का आपको याद होगा स्टेट वाला, जो अपन ने शानदार ट्रिक बता रही है 10th वाले चैनल में, तो वो उसी हिसाब से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले इधर से गुजरात, तो मैं लाइन वाइज लिख देता हूँ, गुजरात के साथ लगती है, ठीक है, गुजरात, और नंबर 2 आता है राजस्थान, ठीक है, नंबर 3 आ गया अपना MP, आगे आ जाएगा MP, नंबर 4 छत्तीसगढ़, ठीक है, नंबर 5 झारखंड, ठीक है, नंबर 6 पश्चिम बंगाल बोल दो, चाहे वेस्ट बंगाल बोल दो, ठीक है, नंबर 7 हो गया अपना त्रिपुरा, और लास्ट में आ जाएगा मिजोरम। ये 8 राज्यों से भारत के जो 8 स्टेट हैं उससे ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भी साइड में लिख लेना, बहुत काम की चीज़ है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर, वो तो आर्कटिक वृत्त है, 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री जो साउथ है यानी जो 66.5 डिग्री दक्षिण है वो है अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। ये बातें बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास है। ये चीज़ें अगर अभी आप समझ लोगे तो आगे अपन इसी वीडियो में आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर के अंदर सारी बातें समझ में आ जाएगी, और बहुत ही परफेक्ट नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ, वैसा का वैसा आपको बनाना है, साथ ही साथ आपको याद करना है, ठीक है, ओके। अब देखो जो बुक के पीछे जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर, एक से बड़े एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में आपको लिखूं, तो वो मैंने लिखा दिए। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बहुत सारी बुक में 5वें क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो पुरानी बुक्स है, अब न्यू सिलेबस बिल्कुल एकदम तैयार है। फर्स्ट पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंड ऑफ इंडियाज एरिया, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश विस्तार भारत की जो संपूर्ण भूमि है, संपूर्ण जो एरिया है उसके विस्तार में के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। मैंने आपको बताया भी था कि C 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो नॉर्थ वाला जो इंडिया का था, जैसे कि ये अपना इंडिया, तो ये जो नॉर्थ वाला है ये, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, याद है ना, तो ये हमारा इंडिया का एक्सटेंड हो गया, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये अपन कर चुके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पोर्शन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट एंड फोर्टियर विथ इंडियाज, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है हालांकि, कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। मैंने आपको ये सारी बातें जो ट्रिक बताई थी उसी अकॉर्डिंग इसको करना है, बचपन में BA, याद है ना, एक बार फिर से लिखा दूँ, लेकिन उसमें क्या है कि मैंने आपको किलोमीटर नहीं लिखवाए थे, तो ये थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, बचपन में BA, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो, एक ही बात है,
ब का मतलब बांग्लादेश। तो देखो, हालांकि आपको अगर किलोमीटर डिस्टेंस याद हो जाता है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस में लिखवाया था। सबसे पहले बांग्लादेश, जिसकी हमारे देश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री या सीमा लगती है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर आपके ये नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। मतलब इनसे हमारी सीमा इसी तरह से लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, फिर चे से चीन, पै से पाकिस्तान, ठीक है, और न से था नेपाल, मैं से म्यांमार या म्यांमार, ठीक है, बी से हो गया अपना भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से अपनी लगती है 106 किलोमीटर मात्र, सबसे कम, और बांग्लादेश से लगती है 4096.7 किलोमीटर, सब किलोमीटर में ध्यान रखना। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश है, और सबसे कम अगर लिखना चाहो तो लिख लो, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। चाइना से लगती है 3488, 3488 किलोमीटर चाइना से लगती है। पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323। नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, और भूटान से 699 किलोमीटर। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है 4096, 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान 106। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश है कितनी, तो ये पूछा, या फिर सबसे कम सीमा अफगानिस्तान कितनी, तो 106 किलोमीटर। पाकिस्तान से भी ठीक है, 3323, 333 है, सिर्फ बीच में 2 हैं। मतलब थोड़ी अपने हिसाब से ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी एक तरीका बता दो, स्टार्टिंग में ऐसे कि पहले 4000, फिर 34, फिर 33, ऐसे एग्जाम में आता भी ऐसा ही है। तो ये मत सोचो कि वहाँ पर एग्जाम जब ऑप्शन आएंगे ना 4, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, तो एग्जैक्ट याद नहीं होती, ऐसा मोटा मोटी याद कर लो कि चाइना से 3400 लगती है और पाकिस्तान से 3300 लगती है। ऑप्शन ऐसा आएगा 3300, 5000, 4000, 2000, ऐसा मोटा मोटी आता है, बीच भी तो डीपली नहीं आता, ठीक है। तो ये भी अगर आपको याद हो जाती है तो कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले नोट्स में नहीं लिखवाई थी डिस्टेंस एक्यूरेट, वो भी मैंने आपको आज लिखवा दी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अपनी बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, पहला आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हमारी बाउंड्री उससे लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये मैंने आपको बताया था, रक्कुबाई, रक्कुबाई बताया था ना। रक्कुबाई का मतलब है शॉर्ट में रक्कुबाई, CAUBAI, ठीक है। रशिया, कनाडा, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये भी सीक्वेंस ही है। तो रक्कुबाई का मतलब है सबसे ज़्यादा जो एरिया वो रशिया का है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है। तो इसने पूछा निम्नलिखित में से, इन 4 में से, क्योंकि इनमें से मत बताना है, कहीं रशिया मत ढूंढने लग जाना। रशिया नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर किसका नंबर आता है? रशिया के बाद में कनाडा, क्या कनाडा है क्या? कनाडा नहीं है, तो फिर चाइना का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ये भी ध्यान रखना, ज़रूरी है रशिया दे रखे आप, इन 4 में से कौन सा है, इसलिए लाइन वाइज रक्कुबाई पूरा याद करना पड़ेगा। एग्जाम ऐसा आ सकता है ये 3 ऑप्शन दे देगा, है ना, और फिर पूछ लेगा। तो ये भी अपन को ज़रूरी है, ये रक्कुबाई वाली ट्रिक याद रखना। ये ट्रिक बहुत काम आती है, ऐसे ही नहीं बनाएगी ये ट्रिकों को, ठीक है। तो इनको ध्यान, ये रफ वर्क है अपना। अगला क्वेश्चन 4th पार्ट, इसमें चाइना हो गया। हाँ, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व अपन ने पहले ही कर लिया था, ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम सब कुछ निकाल चुके हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बातें समझ में आते हुए करोगे तो याद ईजी हो जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों का लगभग 30 शब्द में उत्तर दे, और ये है बिल्कुल मेंस की तैयारी कर रहे हो आप। ऐसे कैसे डिट्टो क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज के मेंस में जब रिटन पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आता है डिट्टो। बस आपको इसी तरीके से लिखना है, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज यूज़ करनी है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। जैसे कि क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम? इफ़ यस तो वाई डू यू थिंक सो? अगर ऐसा सोचते हो तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि हमारे जो स्टैंडर्ड अपने टाइम निकाला था कि उसमें कितना बीच में गैप आ जाता है। लेकिन वो तो कोई, हालांकि भारत की बात पूछ रहा है, वो तो वर्ल्ड की बात है। हालांकि USA वगैरह में, कनाडा में, सब में एक से ज़्यादा टाइम जो है, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है। USA में भी है, कनाडा में भी है। तो इंडिया में भी मांग चल रही है और बात चल रही है कि एक से ज़्यादा अपने भी यहाँ होना चाहिए।
तो वही आपसे पूछा है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा सोचते हो तो आप क्यों सोचते हो। इसका रीज़न ये है सबसे बड़ा कि हाँ, एक पहली बात तो ये तो आपको स्टेटमेंट लिखना है कि हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि येस आई थिंक इंडिया नीड्स टू हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज हमारे देश के सबसे जो पूर्वी है, इस जो ईस्टर्न पार्ट है और जो पश्चिमी जो वेस्टर्न पार्ट है, उनके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब सोचो, अब हमारे भारत देश में ही एक ही जो देश है उसमें भी 2 जगह का 2-2 घंटे का टाइम है डिफरेंस आ जाता है, तो फिर वहाँ के लोगों में हमारे यहाँ लोगों में टाइम बड़ा तालमेल नहीं बैठ पाता। इसलिए हमने ये कहा कि 2 घंटे का जो अंतर आता है, ये अंतर कहाँ आता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में आता है। देयर इज टाइम वेरिएशन ऑफ 2 hours बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर, यानी कि जो हमारा सूर्य है वो 2 घंटे पहले उदय हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में एज कम्पेयर टू गुजरात। जो इधर ये वाला पोर्शन अरुणाचल प्रदेश वाला, इधर गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले ही, यानी कि गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उगता है। ये बड़ा इशू है, इसलिए हमारे देश में 2 टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी बात हो गई एक तो। सेकंड, ऐसा इसलिए अब कारण भी बता सकते हो। देखो, मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से मॉडिफाई किया है। एक तो 30 वर्ड्स का इसका आंसर बन जाएगा। एक ये क्वेश्चन दे दे कि गुजरात में और अरुणाचल पर, ध्यान से समझना है ना, क्वेश्चन को सिर्फ उतारना टिप्पणा ही नहीं है, समझना है कि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे भारत में 2 घंटे का डिफरेंस है। क्यों, ऐसा क्यों, उसका भी आंसर दे दिया। तो इसका भी आंसर वो हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछे 20 वर्ड में, 20 वर्ड्स में, तो ये हो जाएगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है ना, पृथ्वी जो हमारे अर्थ है वो अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी झुकी हुई है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में ही घूमती है, ये तो अपन को पता ही है। इसलिए घूमते समय दुनिया के पूर्वी हिस्सों में दुनिया के पश्चिमी हिस्सों की तुलना में सूर्य की किरणों का अनुभव पहले होता है। अब ये है हमारा पूर्वी पोर्शन, मतलब ईस्टर्न पार्ट, ये पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में आता है और ये जो हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो थोड़ी झुकी हुई है और पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो जब इधर से घूमना शुरू होगी तो सबसे पहले सूर्य यहीं दिखाई देगा, ये कारण है। समझ में आ गई, यानी कि दिस इज बिकॉज द अर्थ इज टिल्ट, यानी थोड़ी झुकी हुई है, एंड ऑल्सो इट रोटेट्स इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो वाइल रोटेशन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस द सन रेज अर्लियर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कारण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया यहाँ पर, अगर अलग से पूछे तो, और वैसे भी अपना है ही। और लास्ट में एक बात और लिख देना कि भारत का देशांतरीय विस्तार, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया 30 डिग्री है, याद है ना, 30 डिग्री है। इसलिए एक से अधिक मानक समय का उपयोग करने की मेरे हिसाब से सलाह दी जाती है। यानी कि इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज ऑल्सो 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, देयरफॉर इट एडवाइजेबल टू यूज मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। एक सफिशिएंट, एक शानदार आंसर हो जाएगा। पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, और पूरा तरीके से ये अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, और यहाँ से सारे क्वेश्चन एक से बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, नोट बना लेना आराम से साथ के साथ, लेकिन समझते हुए चलना है ताकि याद इजीली हो जाए। ठीक है, जैसे कि इसने पूछा कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया हैविंग ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी कि जो, या इम्प्लीकेशन बोल दो, चाहे आप इफेक्ट बोल दो, कुछ ही बोल दो, यानी कि जो भारत की लंबी तटरेखा है, आपको पता है 7516.6 किलोमीटर अपनी तटरेखा का मतलब समुद्री सीमा, जहाँ की जिसमें अपन को समुद्र की सीमा लगती है हमारे देश का, जो नीचे का पूरा पोर्शन है। ठीक है, इस तटरेखा का क्या क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव मतलब क्या प्रभाव है हमारे इसके, तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, छोटा सा डायग्राम समझाऊंगा आपको इजीली, कि जैसे ये अपना इंडिया है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, ये अपना इंडिया, और ये पूरा पोर्शन आपको पता है, ये वाला पोर्शन ये अपना तटीय सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, मतलब समुद्री इलाका है, पूरा पानी से जुड़े हुए अपने यहाँ से। तो हम जो ये इंडिया और वर्ल्ड का मैप, जो अगर वर्ल्ड के मैप में अपने भारत को आप देखोगे, पूरी बात को ध्यान से समझना, मैंने कहा था आपको वर्ल्ड का मैप आपके पास होना चाहिए, तो संसार के मानचित्र में अगर अपने इंडिया को देखोगे, वर्ल्ड के मैप में भारत को देखोगे, तो भारत है ना, वो इसके यहाँ जो, जैसे ये इंडिया है और इधर इस पोर्शन में यहाँ है हिंद महासागर, ये जो मैंने एरो बनाया ये हिंद महासागर। ठीक है, इंडियन ओशियन। अब आपने ये नहीं सोचा कि इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों पड़ा, हिंद महासागर क्यों पड़ा, यही कारण है कि इतनी लंबी 7516.6 किलोमीटर सीमा किसी भी देश की
इस इंडियन ओशन जिसका नाम पड़ा है ओशन, मतलब है तो ओशियन ना, उसका नाम क्या है? इंडियन ओशन। तो किसी भी अदर देश की, अलग कंट्री की इतनी लंबी सीमा इस ओशियन से या इस महासागर से नहीं लगती, किसी भी से। इसलिए भारत की सीमा, भारत की बाउंड्री इस ओशियन से, इस महासागर से सबसे ज़्यादा लगती है, इसलिए इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। बात समझ में आ गई? इसका नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा? क्योंकि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। हालांकि देश तो और भी बहुत आते हैं, आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा लगने की वजह से भारत एक हकदार हो गया कि इस महासागर का नाम हिंद महासागर रख दिया जाए, इंडियन ओशन रख दिया जाए। ये बात समझ में आ गई। तो और दूसरी बात, एक बात तो ये कि इसका नामकरण करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात, और क्या प्रभाव है इसके तटरेखा के? तो एक ये भी है कि ये बीच में पड़ता है भाई। जो हिंद महासागर है ना, उसके भारत बीचों बीच है, और जो बीच में होता है वो एक केंद्रीकरण, मतलब एक रणनीतिक फैसला करता है। मतलब हर कंट्री से एक रणनीतिक क्या बोलते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं, क्योंकि बीचों बीच है। तो जो भी देश आएंगे उनसे एक रणनीतिक साझेदारी और पार्टनरशिप करना है देशों के साथ, मतलब रिलेशन अच्छे होते हैं, वो चीज़ है। और बीचों बीच है तो वो चीज़ भी, जैसा कि मैंने लिखा कि रणनीतिक केंद्रीय स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि भारत बीचों बीच है, बहुत सारे देशों को भारत इसमें ऐसे भारत जुड़ता है। यानी कि भारत, ये तो मैंने लिख दिया कि भारत का एशिया महाद्वीप, अपन आते हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है। यानी कि अपन द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इतनी बताई दी मैंने, इंडिया साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अपन कहाँ आते हैं? एशिया महाद्वीप में। लेकिन एशिया महाद्वीप मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, आज स्टार्टिंग में जो डायग्राम बना के बताया था कि हम कहाँ आते हैं, हम दक्षिण में आते हैं भाई। अपना एशिया कॉन्टिनेंट है, अपन हमारा देश एशिया महाद्वीप में आता है। एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आ सकता है भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत का जो किस कॉन्टिनेंट में है, तो आप क्या लिखोगे? एशिया। लेकिन एशिया में भी किधर? दक्षिण में, ठीक है, साउथ में। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर ये चीज़ बता दी कि जो हिंद महासागर है वो पूर्वी एशिया के देशों में, मतलब ये जो है ना, यहाँ हिंद महासागर है, और भारत है ना, इसके इधर से ये पूरा पोर्शन जो भारत के इधर, ये ईस्ट पार्ट ही तो है, पूर्वी का मतलब ईस्ट। इस ईस्ट पार्ट के जो पूर्वी देश जितने भी है इसको जोड़ता है कौन? हिंद महासागर। और जोड़ता है तो भारत को एक रणनीतिक केंद्रीय स्थान मिलता है, मतलब बीचों बीच का। यानी कि द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी बात देखते हैं कि जो दक्कन प्रायद्वीप है, यहाँ पर दक्कन प्रायद्वीप जो है, दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है। हिंद महासागर जो नीचे इंडियन ओशन दिखेगा आपको वर्ल्ड के मैप में, उसमें दक्कन प्रायद्वीप फैला हुआ है। इस प्रकार भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब के जो पूर्वी तट से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद मिलती है। मतलब भारत यहाँ है, हमारे नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो हम है ना, वो पश्चिम, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो है उसके अंदर हम पश्चिमी एशिया से जुड़ते हैं, अफ्रीका से जुड़ते हैं और यूरोप से जुड़ते हैं। और जो हमारा दक्षिण पूर्वी पार्ट है, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, ये तो पश्चिम था यानी कि वेस्टर्न, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न कोस्ट लाइन बोल दो चाहे, यहाँ इससे हम जुड़ते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया से। यहाँ तो जैसा पश्चिम है तो पश्चिम एशिया, पूर्वी से दक्षिण एशिया, इन सब के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, ठीक है। द डेक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट है हमारे किन किन के साथ में? वेस्ट एशिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में, यूरोप के साथ में। फिर बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट से, तो वेस्टर्न कोस्ट से हमारे साउथ एशिया के अंदर और ईस्ट एशिया के अंदर हमारे चीज़ें जो अच्छी कनेक्टिविटी है, संबंध स्थापित होते हैं, ये फ़ायदा। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, देखो हालांकि 30 शब्दों में 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है, मैं आपको 50 से 60 शब्दों में लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा 30 शब्दों तक ही सीमित मत रहना। जैसा कल को आप मेंस भी दोगे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पर 30 शब्द होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वहाँ पर 30 शब्द के अंदर 5 लाइनें भी, 5 लाइनें पूरी भर दो आप, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ज़रूरी है। इसलिए इतनी तैयारी रखो, क्योंकि 1-2 लाइन अगर भूल भी गए तो कम से कम 40-50 शब्द तो याद हो जाए, इसलिए हमेशा ज़्यादा लिखे आना है। किसी अन्य देश में हिंद महासागर की इतनी लंबी तटरेखा नहीं है जितनी भारत के पास है, और वास्तव में हिंद महासागर में ये भारत की प्रमुख स्थिति है।
जो इसके बाद एक महासागर का जो नामकरण है उसको बिल्कुल सही ठहराती है, क्योंकि हमने हमारे इस महासागर का नाम क्या पढ़ा, हिंद महासागर, तो इसका मतलब बिल्कुल नाम सही ठहराती है क्योंकि इससे लंबी सीमा है। तो नो अदर कंट्रीज हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज अनएंडेड। इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन, यानी कि एक अच्छी पोजिशन बोल दो, चाहे ऐसा बोल दो कि प्रमुख स्थिति, एमिनेंट पोजिशन है इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। और ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि हाँ यार इसका नाम हिंद महासागर होना चाहिए। कितना शानदार आंसर है, ऐसा कैसा आपको आंसर लिख के आना है। आप देखो इसका तीसरा पार्ट, हाउ इज द लैटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेज टू हर, यानी कि भारत का देशांतरीय जो फैलाव है इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद। अपन तीन बातें पढ़ेंगे देशांतरीय फैलाव में, तीन मुख्य बेनिफिट हैं। तो हिंदी वाले सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखना भूल गया था, तो आंसर की शुरुआत यहाँ से करनी है कि देशांतरीय फैलाव के तीन मुख्य लाभ हैं। नंबर 1 कर्क रेखा, ध्यान रखना पहले ये वाली लाइन लिखनी है बॉक्स वाली, फिर कर्क रेखा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज बता दिया था। अगर मैं वहाँ पर नहीं बताता कर्क रेखा 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है 23.5 डिग्री। तो इसलिए मैंने कहा था कि बुक से हट के मैं बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नोट्स हमेशा मेरे थोड़े ज़्यादा रहेंगे बुक से, लेकिन आपको आपके नॉलेज के लिए रहेंगे वो। तो देर आर 3 मेजर एडवांटेज ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री की लाइन है। इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, ये भारत को 2 भागों में बांटती है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा डायग्राम बता दिया, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। और साउथर्न पार्ट इज इन द ट्रॉपिक जोन, बिल्कुल बता दिया था मैंने आपको, वाइल नदर्न पार्ट इज इन द टेम्परेट जोन, यानी जो हमारा दक्षिणी भाग है वो तो उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिक जोन है, और जबकि जो उत्तरी भाग समशीतोष्ण क्षेत्र यानी कि टेम्परेट जोन है। अगला देयरफॉर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज एक्सेप्शनल, यानी कि इसलिए भारत में जो जैव विविधता वो असाधारण का मतलब यहाँ पर देखो, मैं चाहता ना तो ये भी लिख सकता था कि इसलिए भारत में जैव विविधता बहुत अधिक है, लेकिन मैंने लिखा असाधारण है। असाधारण वर्ड एक थोड़ा इफेक्टिव, हिंदी मीडियम के अंदर जो भी है वो जितनी ज़्यादा अच्छे वर्ड यूज़ करेंगे, थोड़े इफेक्टिव वर्ड यूज़ करोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ध्यान रखना, इसलिए भारत में जैव विविधता असाधारण है। असाधारण का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर असाधारण का मतलब है बहुत ज़्यादा है। वो अपन पढ़ चुके, 10th में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा आपने, इट ऑल्सो ब्रिंग्स क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया विच हैज़ मैनी एडवांटेज, ये भारत में जलवायु विविधता भी लाता है। अलग अलग तरह की हम जलवायु पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज कैसे कैसे होता है अपने कोर्स में है, जिसके भी कई फायदे हैं। तो बहुत ही शानदार आंसर हो गया। अभी इसके 2 पॉइंट 1 पॉइंट और लिखेंगे, तब जाके आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका तीसरा, एज वी मूव फ्रॉम कन्याकुमारी टू जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट डिक्रीज बाय मोर देन 4.5 आवर्स। अपन जैसे ही कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो दिन और रात के जो टाइम है, दिन और रात का जो अवधि है, समय है, उसमें 4.5 घंटे कम हो जाती है। डिक्रीज का मतलब कम हो जाती है, ये भी एक इफेक्ट है। दूसरा, वी हैव प्लेसेस ऑफ ऑल क्लाइमेट्स, इट मेक्स इंडिया ए सब कॉन्टिनेंट, हमारे पास हर तरह की जलवायु है, इसीलिए भारत एक उपमहाद्वीप कहलाता है। अपन पढ़ेंगे अपने भारत में कितनी प्रकार की जलवायु यानी क्लाइमेट पाया जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। 11th में होगा तो अपने से पढ़ लेंगे, 12th की चीज़ें होंगी तो वो भी इसके अंदर जोड़ के पढ़ेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं कि हमारे पास सभी जलवायु के स्थान है, ये भारत को एक उपमहाद्वीप बनाता है, सब कॉन्टिनेंट बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके हालांकि कुछ क्वेश्चन और करने हैं, प्रैक्टिकल सेशन है तो भी इससे मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक वीडियो आई थिंक और बनेगा शानदार सा, वो क्वेश्चन आंसर आपको पूरे के पूरे उतारने हैं। भले ही स्कूल में जो आपको कुछ कटवा रहे हो तो काट देना, लेकिन अभी एनसीईआरटी के नोट्स आप प्रॉपर तरीके से अपने फ्यूचर के लिए पूरे के पूरे नोट्स आपको एनसीईआरटी के अलग रजिस्टर बना के प्रॉपर तरीके से बनाना है। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 3 या 4 पेज छोड़ दिया करो, ताकि आगे कोई चीज़ें आपको फ्यूचर में ऐड करनी हो, कोई करंट की बातें जोड़नी हो तो उसमें लिख सको, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।